बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे पर। आखिर कश्मीर का नाम जहन में आते ही कई सवाल खड़े होते हैं हर किसी के जहन में कि आखिर कश्मीर को लेकर इतनी ज़्यादा हमारे देश में क्यों बातें होती हैं। कश्मीर में ऐसा क्या घटित हुआ या फिर कश्मीर का इतिहास ऐसा क्या रहा जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं कश्मीर की कुछ सुंदरता जो है फीकी नजर आती है। और वो किन कारणों से आती है, कश्मीर कैसा था प्राचीन समय में, फिर मध्य समय में या फिर आधुनिक समय में, या आज़ादी के बाद की हम बात करें तो कश्मीर की घाटी जो धूमिल नजर आती है, जिसे हम केसर घाटी कहते हैं या भारत की सुंदरता का जिसे प्रतीक माना जाता है, उस घाटी में आखिर ऐसा क्या घटित हुआ जो जिस पर बहुत सारी फिल्में बनी। आए दिन अभी एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उसमें भी बहुत सारा दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम। उसको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा आखिर क्या था। सबसे पहले हम इतिहास समझ लेते हैं, कश्मीर का इतिहास क्या था और उसको जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि कश्मीर कहाँ से शुरुआत होती है और अब तक का इतिहास उसका क्या रहा है। हम बात करेंगे कश्मीर के इतिहास की। ऋषि कश्यप के ख्वाबों का राज्य होता है कश्मीर। कश्यप के ही नाम पर, ऋषि कश्यप के ही नाम पर उनका नाम पड़ता है उस जगह का कश्मीर, जिसे तपस्वी स्थली कहा जाता है, ऋषि मुनियों की स्थली कहा जाता है। संस्कृत के अगर विद्वानों की बात करें तो कहा जाता है कि कश्मीर से ही, कश्मीर घाटी से ही उपजे थे कई सारे विद्वान। चाहे अभिनव गुप्त की बात करें, ऋषि कश्यप की बात करें, ऐसे कई तमाम विद्वान संस्कृत के, जो संस्कृत भाषा को हम दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं, जिसके जननी भी कहा जाता है, तो वो भारत में सबसे पहली कोई जगह है, वो जगह है कश्मीर। तो हम कश्मीर के इतिहास को जानते हैं ऋषि कश्यप के नाम से पड़ा कश्मीर, और हजारों साल पुरानी उसकी संस्कृति, उस घाटी की हजारों साल पुरानी संस्कृति, और हजारों साल, कई हजार साल वहां ऋषि रहे, मंदिर मठ बनाए, तमाम तरह के वहां पर इतिहासकार और जानकार मानते हैं कि प्राचीन समय में जो वहां की सुंदरता थी तो देखे बनती थी। धीरे धीरे अगर बात करें सल्तनत काल में, मुगल काल में, वहां कुछ शासक आए जिनकी नज़र कश्मीर घाटी पर पड़ी और वहां के साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया और वहां राज भी किया भी, क्योंकि उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कोई भी देख कर रह नहीं पाता। उस घाटी पर राज सल्तनत काल में, मुगल काल में हुआ। अकबर के समय में वहां पर की अगर हम बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो वहां पर पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने जो लिखा वो वही के इतिहास का वर्णन करता है। अगर मध्यकालीन इतिहास करें, राज तरंगड़ी, तो वही के इतिहास का वर्णन करता है जो कि अकबर के काल में लिखा गया था। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन में कई सारे ऐसे शासक आए जिन्होंने वहां शासन किया, और वहां पर एक डोगरा समाज था। डोगरा समाज की स्थापना हो चुकी थी मध्यकाल के समय में ही। मैं मध्यकाल का पहले वर्णन बता देता हूँ। मध्यकाल में एक मंगोल से शासक आता है जो इस्लाम का एक कट्टरपंथी होता है, 60,000 की सेना लेकर, जो कि डोगरा समाज और पूरी घाटी को तहस नहस कर देता है, वहाँ साम्राज्य स्थापित कर देता है। और वहाँ कई सारे कट्टरपंथी ऐसे जो इस्लाम में बदलाव करवाते हैं वहाँ के कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं का, जो कि एक बड़ी आबादी वहाँ बस जाती है। केवल कश्मीर घाटी की बात है, ना कि मैं जम्मू या लद्दाख की बात कर रहा हूँ। तो कश्मीर घाटी में शुरुआत होता है इस्लाम का 14वीं शताब्दी से, जो एक मंगोल शासक आता है, उल-जुहू करके उसका नाम होता है, और वह शासक वहां पर एक इस्लाम का जन्म देता है। और वहां पर उस समय तक कोई ऐसी घटना घटित नहीं, कोई धर्म या कोई संप्रदाय रहता था, किस तरीके कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं थे। बस राजा आते थे, राज करते थे और चले जाते थे, और कुछ बस जाते थे, वहां के साथ जो भी आबादी आती थी बस लेते थे, या फिर वहां के मजहब के अनुसार ढलते जाते थे। उस घाटी की सुंदरता को देखकर आए लोग, और कुछ बस गए, कुछ चले भी गए, कुछ कट गए, कुछ मर गए। लेकिन अब समय होता है ब्रिटिश शासन का, और ब्रिटिश शासन से पहले भी जो डोगरा समाज की मैंने बात बताई, उससे पहले भी अगर कोई शासन करता है तो महाराजा रणजीत सिंह का, उससे पहले भी कोई अगर शासक आता है तो एक मुस्लिम शासक और आते हैं। मंगोल शासक के बाद जो नादिर शाह होते हैं वो भी वहाँ शासन करते हैं। उसके बाद में उससे जो शासन छीनते हैं या शासन लेने की बात करते हैं तो जिक्र बनता है इतिहास में, या हम अपने उन किताबों में पढ़ें जो कि बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी है। महाराजा रणजीत सिंह का, महाराजा रणजीत सिंह जो कि बाद में डोगरा समाज के एक बड़े राजा होते हैं, जो उन्हें
गुलाब सिंह उन्हें सौंप जाते हैं पूरा राज्य, और गुलाब सिंह ही उस राज्य को संभालते हैं। ब्रिटिश शासन आता है, उस समय के शासक डोगरा समाज के गुलाब सिंह ही होते हैं। ब्रिटिश शासन वहाँ पर अपनी हुकूमत की जड़ें जमाता है और उस जड़ें जमाने के बाद भी डोगरा समाज के जो शासक होते हैं उन्हीं के हाथ में कमान रखता है, वो बाहर से अपने कमान को चलाता रहता है। बात करें अगर बाद में अगर ब्रिटिश शासन की, अगर मैं बात करता हूँ 1947 आज़ादी के बाद की बात करता हूँ, 1947 में आखिर क्या हुआ। डोगरा समाज जो गुलाब सिंह के वंश से, इनका नाम था हरि सिंह, और हरि सिंह से ही शुरुआत होती है हमारे आधुनिक इतिहास की, ब्रिटिश काल से। और आज़ादी के बाद हरि सिंह वहाँ के राजा होते हैं जो डोगरा समाज के वंशज होते हैं, गुलाब सिंह के ही वंशज, जिनके हाथ में पूरा राज होता है। और उस समय की बात करें, मुस्लिम आबादी भी कुछ घाटी में बढ़ चुकी होती है। उस मुस्लिम आबादी का एक चेहरा होते हैं जो अलीगढ़ से पढ़कर जाते हैं, 1947 या 1946 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले की एक चेहरा होते हैं 1946 और 45 के बाद जो आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उनका नाम होता है शेख अब्दुल्ला, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी करके जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कोई नौकरी मिले मेरे राज्य में, क्योंकि वहीं वो पले बड़े होते हैं, पढ़ाई अलीगढ़ एएमयू में आके करते हैं। उसके बाद लेकिन होता क्या है, उस समय मुस्लिम शासक ना होकर वहाँ हिंदू राजा थे, और हिंदू राजाओं की वहाँ चलती थी, और वही शासक थे। वहाँ एक समाज के तौर तरीकों में देखें तो हिंदुओं के लिए या वहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए प्रायोरिटी थी किसी भी जॉब में या कि किसी की पद में। मुस्लिमों को अगर पद दिया जाता था, अगर हकीकत वहाँ की अगर जमीनी हकीकत देखें, जो छोटा पद दिया जाता था, वो अच्छे शिक्षित होने के कारण उन्हें ये चीज़ रास नहीं आई कि मुझे छोटा पद दिया जा रहा है। पढ़े लिखे होने के बाद वो हरि सिंह से मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ जो रीति रिवाज हैं वही हैं, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए या कश्मीरी पंडितों के लिए उच्च पद है, निम्न पद मुस्लिमों के लिए है, क्योंकि ये लोग बाद में आए, यहाँ की संस्कृति है। तो ये चीज़ उन्हें रास नहीं आती, और वहाँ वो घाटी की बात कर रहा हूँ केवल मैं, घाटी में आंदोलन शुरू कर देते हैं, और वो धीरे धीरे वहाँ के समाज में बहुत फेमस हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों के एक बड़े नेता बनकर उभरते हैं, इनका नाम होता है शेख अब्दुल्ला। ये चीज़ कहीं ना कहीं खल रही थी आज़ादी के समय। हम बात करते हैं आज़ादी के समय खल रही थी, और वो आज़ाद भारत होते होते एक बड़े नेता होते हैं, एक बड़े नेता बन जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कश्मीर को किस ओर जाया जाए, जब रियासतों का विलय हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों का विलय कर रहे थे, और उस रियासत में एक नाम होता है कश्मीर का भी, और उसे करना भारत में लाना बहुत जरूरी था। लेकिन राजा हरि सिंह इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हरि सिंह इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं किसी का हिस्सा बनूं। वो चाहते थे मैं एक अलग राज्य बनूं, हम राजा हैं और हम किसी भी देश में या किसी मुल्क में मिलना नहीं चाहते। लेकिन एक बड़ा अटपटा सवाल था उनका भी कि अगर इन दो बड़े देशों के बीच जो अभी अभी अलग हो रहे हैं, अगर कोई छोटा राज्य होगा उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा। कभी कोई राज्य से हड़पने की कोशिश करेगा तो कोई दूसरा, तो मिलाने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं माने। लेकिन होता क्या है, आज 1947 के बाद पाकिस्तान की नजरें कहीं ना कहीं जूनागढ़ ना मिलने के कारण या हैदराबाद ना मिलने के कारण नजरें थी उनकी कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर पर। वो चाहते थे राजा हरि सिंह हमारे साथ मिल जाए, लेकिन वो किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं थे। यहाँ की शेख अब्दुल्ला की हम बात करें तो शेख अब्दुल्ला भी नहीं चाहते थे उस समय कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो भी भारत की बात करते थे और भारत में ही मिलाना चाहते थे। लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं ये बात थी, अगर राजा हरि सिंह इस चीज को नहीं मानते हैं, वो एक बढ़ते नेता बन चुके थे, पढ़े लिखे थे और लोग दूर दूर तक जाने लगे थे। हाँ, शेख अब्दुल्ला नाम का कोई व्यक्ति है जो कि घाटी में बहुत फेमस हो चुका है। होता क्या है, हरि सिंह नहीं मानते हैं और वहां की सेना, पाकिस्तान की सेना वहां अटैक कर देती है, तो इन्हें कहीं समझ आता है कि हमें विलय करना चाहिए। और फिर ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर भी करते हैं, भारतीय सेना की मदद भी लेते हैं और भारतीय सेना पाकिस्तान से बचाती भी है। ये विलय पे हस्ताक्षर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर कमियां रह जाती हैं। और वहां के जो शासक होते हैं हरि सिंह, ये कहते हैं कि मैं सदर रियासत रहना चाहता हूँ और यहाँ की रियासत का राजा मैं ही रहूंगा, भले ही मैं भारत में विलय करूँ।
तो कह देते हैं, उस समय कहते हैं चलो ठीक है। बहुत सारे चीज़ों पर इनके हस्तक्षेप होते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते हैं और मान जाते हैं बाद में, लेकिन फिर भी इनकी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। लेकिन तब तक बात करें, शेख अब्दुल्ला का कद इतना बढ़ चुका था आज़ादी के बाद, जब वहाँ पर इलेक्शन होता है तो ये अपनी पार्टी बना चुके थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, और ये उभर कर एक नेता आते हैं और वहाँ के सबसे बड़े नेता बन जाते हैं। लेकिन राजा हरि सिंह इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि यहाँ का इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर वजीर आलम बनाया जाए। लेकिन होता क्या है, नेहरू सरकार होती है सेंटर में, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं और पटेल साहब जो हैं गृह मंत्री बन चुके होते हैं। रियासतों का लगभग विलय भी हो चुका होता है, बस इस पे ही थोड़ा सवाल बाकी रह जाता है जिसका होना जरूरी होता है। लेकिन शेख अब्दुल्ला बन जाते हैं और नेहरू जी कहते हैं चलो ठीक है, पढ़ा लिखा इंसान है, उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कश्मीर को चलाने के लिए, बाद में जो मसला है हम सुलझा लेंगे, और वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नेहरू जी समझाते हैं कहीं ना कहीं हरि सिंह को, लेकिन शेख अब्दुल्ला एक चीज़ कहते हैं कि मैं अगर सदर रियासत की बात करें, जैसे कि राज्यपाल होता है राज्य का कोई, तो उस समय वो सदर रियासत बोला जाता था। सदर रियासत अगर हम हरि सिंह को बनाएंगे तो मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भाई। हाँ, उनके पुत्र थे करण सिंह, अगर उन्हें बनाओगे, बेशक वो युवा थे करण सिंह, तो भाई उन्हें मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इस आदमी को नहीं कर सकता। तो उन्हें मनाया जाता है, वो भी बूढ़े हो चुके होते हैं, उन्हें मनाया जाता है, फिर करण सिंह को सदर रियासत बनाया जाता है। अब बात करें शेख अब्दुल्ला की, तो वह वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक मुख्यमंत्री की हैसियत से, उस समय की बात करें तो एक वजीर आलम की हैसियत से वो काम करते हैं। और नेहरू भी चाहते हैं और एक ऐसा अच्छा नेता होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में ही और हिंदुस्तानी की बात करते थे। उस समय तक उनके दिमाग में पाकिस्तान को लेकर कोई ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान में हमें मिलना है, और पाकिस्तान में मिलकर वो जानते थे कि कहीं ना कहीं हमें घाटा ही उठाना पड़ेगा, कि ऐसे मुल्क के साथ हमें मिलने से कोई फायदा नहीं जो अपने लिए ही दर दर भटकता हो। तो वो हिंदुस्तान में ही सम्मिलित होना चाहते थे और हिंदुस्तान के ही सरकार के झंडे के नीचे वो अपना काम करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका कद घाटी में बढ़ता गया शेख अब्दुल्ला का, वैसे वैसे भारत सरकार से उनकी मांगे बढ़ती गई। शेख अब्दुल्ला का जब कद बढ़ता गया तो उनकी मांगे भी बढ़ती गई, उनकी मांगे बढ़ती गई कि हमें एक स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए। और कहीं ना कहीं नेहरू जी इस चीज़ों को मानते चले गए कि हमारा संविधान होना चाहिए, हमारा विधान होना चाहिए, ये चीज़ मानते चले गए। मानने के बाद 1948 के बाद क्या होता है, 1953 तक ये अपने आप को वहाँ का विधान, वहाँ का निशान, इतनी मांगे बढ़ती गई हैं, वो चीज़ें ये करते गए। लेकिन करण सिंह उनके पुत्र थे, वो भी बेटे अपने पिता की राजनीति पे चल रहे थे, उनको ये चीज़ सही नहीं लग रही थी कि आखिर ये इस तरीके से करना। फिर एक तरीके से उनका 1953 आते आते 1954 तक उनका ढुलमुल रवैया रहने लगा। उनका ढुलमुल रवैया ऐसे लगने लगा कि कभी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, कभी भारत सरकार से बात कर रहे हैं, कभी यहाँ से वसूली, कभी वहाँ से वसूली। एक तरीके से वो अपना मनमौजी रहने लगे, बल्कि वो अपनी सियासत को भूलकर वो एक रंगीन मिजाज में आ गए थे। करण सिंह को ये बात सही नहीं लगी, वो सदर रियासत थे, उन्होंने ये चीज़ भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति ने सलाह कहीं ना कहीं उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी से ली, तो नेहरू जी को ये बात सही नहीं लगी और उनकी आदतों से वो भी तंग आ चुके थे कि जिसको मैंने सही आदमी समझा था और घाटी में वही अब गलत करने लगा। अब वो करते क्या हैं, कहते हैं कि उस समय करण सिंह उन्हें नजरबंद कर देते हैं, अरेस्ट करवा देते हैं और उनकी सरकार गिरा देते हैं। उनको भी पावर होती है, सदर रियासत होते हैं, उनकी गलतियों की वजह से या फिर पाकिस्तान से या राजद्रोह में केस में उन्हें बंदी बना देते हैं, अरेस्ट करवा देते हैं सेना से, और कहते हैं कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अलग छुप के ये पाकिस्तान से कहीं मिलते हैं, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए एक खतरा है। ये बात नेहरू को पता चलती है तो वो सोचते हैं हाँ ठीक है, और कहते हैं कहीं ना कहीं नेहरू की सलाह पर शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करवाया गया। यानी पहले हाउस अरेस्ट कराया गया, हाउस अरेस्ट करवाने के बाद फिर इन्हें जेल में बंदी बनाया गया, और जेल में इन्हें 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय तक बंदी बनाया गया, लगभग 10 से 12 साल तक। तब तक एक व्यक्ति और होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस शासन जो चलाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही
जिसका नाम होता है गुलाम मोहम्मद शाह। तब तक वो वहां के मुख्यमंत्री रहते हैं, गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम मोहम्मद शाह को कहते हैं कि एक तरीके से यहाँ की सरकार सेंटर ही चलाता था अब तक, क्योंकि वो एक नाम मात्र के नेता बनाए गए थे जिसकी सरकार सेंट्रल के ही दम पर चल रही थी। यह हम बात करें करण सिंह ही देख रहे थे। अब बात आती है, एक लंबा समय हो जाता है जेल में बीते बीते, 1964 आते आते यही रहते हैं वहां के सीएम। और नेहरू जी का 1962 में युद्ध हो चुका होता है भारत और चीन के साथ। 1962 का जो युद्ध होता है भारत चीन के साथ, उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ता है। भारत की राजनीतिक आर्थिक स्थिति बड़ा खराब हो चुकी होती है और गुलाम मोहम्मद शाह वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। और मैं बात सेंट्रल की भी साथ में कर रहा हूँ और कश्मीर को लेकर, क्योंकि यहाँ से एक दूसरे को मिलाना बहुत जरूरी है, वरना हम समझ नहीं पाएंगे आखिर कश्मीर क्या है। और कश्मीर के जो हालात थे, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, उसकी भी बात करते हैं। भारत चीन का युद्ध होता है जिसमें भारत को हार खानी पड़ती है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा है वो बढ़ने लगते हैं कश्मीर में। और नेहरू जी भी चाहते हैं अब शेख अब्दुल्ला को बाहर किया जाए। शेख अब्दुल्ला बाहर आते हैं, जितनी उन्हें सजा देनी थी वो हो चुकी होती है पूरी, बाहर आते हैं, घाटी में वो फेमस ही होते हैं। फिर से उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है, शेख अब्दुल्ला का उनका कद बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शेख अब्दुल्ला के बाद अगर हम बात करें नेहरू के बाद, नेहरू के 1964, अब 1964 में क्या है, 27 मई 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो काम कर रहा था वो 1962 का चाइना और इंडो वार था, जो कि वो कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन ने दगा किया भारत के साथ। फिर अब होता है कि कौन भाई देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं शास्त्री जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और कश्मीर में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कश्मीर में कुछ समय के लिए गुलाम मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और क्या है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कश्मीर शासन 356 धारा लग जाती है, जो कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत। और प्रधानमंत्री बन जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इनका भी कार्यकाल 1964 से लेकर 66 तक रहता है। और शेख अब्दुल्ला बाहर आ चुके हैं, वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उस समय वो कुछ नहीं कर सकते। हाथ में कमान किसके, करण सिंह के हाथ में अभी जो सदर रियासत है। वो उतावले होते हैं राजनीति के लिए नेहरू जी के जाने के बाद, कहीं ना कहीं मैं अपना कद बढ़ाऊं, कभी पाकिस्तान से फिर बात करना शुरू, कभी भारत सरकार से बात करना शुरू, क्योंकि अभी उनके पास कोई पद नहीं है, तो बस अपनी राजनीति की जड़ों को और मजबूत करना था। क्योंकि घाटी में वो पहले से फेमस थे और जेल से आने के बाद वो और मजबूत नेता निकले, बनकर निकले और घाटी में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे। उस समय की बात करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे वो कश्मीरी पंडित था या हम बात करें चाहे कोई मुस्लिम था, कोई बौद्ध था, कोई सिख था, किसी जाति समुदाय को, सब आराम से रह रहे थे घाटी में, कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक 1965 का युद्ध होता है शास्त्री जी के समय में इंडिया और पाक के साथ, लेकिन इसमें इंडिया जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं घबराहट होने लगती है फिर शेख अब्दुल्ला को, कि जिस पाकिस्तान से हम आस लगाए बैठे थे वो तो हार गया। जब हार गया फिर उन्हें झुकना पड़ता है भारत सरकार के आगे। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं शास्त्री जी, शास्त्री जी के बाद अगर बात करें, शास्त्री जी जब 66 में 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। फिर होता है, सवाल उठता है कौन प्रधानमंत्री देश का होगा। प्रधानमंत्री देश की बनते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। और फिर उस समय
कश्मीर में भी इलेक्शन होता है और शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शेख अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इंदिरा गांधी का शासन होता है, लेकिन ये फिर सोचते हैं कि इंदिरा गांधी से कुछ मांग रखूं, लेकिन इंदिरा गांधी कहते हैं कुछ अलग मिजाज की थी, अपने पिता से अलग मिजाज की, क्योंकि नेहरू जी तो कई बार झुक जाते थे इस चीज को लेकर, चलो राज्यों में ज्यादा फूट ना हो, लेकिन इंदिरा गांधी के सीधे सवाल होते थे, जो करना है भारत के संविधान के तहत ही करना है, भारत के झंडे के तले ही करना है, ना कि आप अपनी मनमानी करेंगे अपने संविधान के तहत या अपना विधान अलग बनाने के तहत, क्योंकि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, और उसी के आधार पर बात की जाएगी, ना कि कोई उसमें मजहब के आधार पर या फिर अलग स्पेशल दर्जे के आधार पर। तो शेख अब्दुल्ला के सामने फिर परेशानी खड़ी हो जाती है, आखिर यार अब क्या किया जाए। ये फिर अपनी बात बढ़ाते हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ ढुल रवैया हो रहा है, कभी भारत की तरफ, कभी पाकिस्तान, कहीं यहाँ से वसूली कभी वहां से वसूली। अब होता क्या है कि 1966 में इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं और 1971 आते आते यही रवैया रहता है, और वो सोचते हैं पाकिस्तान हमारा साथ दे दे, और वो अब चाहते हैं कि कश्मीर को मैं अब उनके दिमाग में ये चीज आ गई थी शेख अब्दुल्ला के कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लो, कुछ भी हो, और वो पूरी तरीके से उधर बात कर रहे थे। ये बात कहीं ना कहीं भारत सरकार के खुफिया तंत्र को भी पता चल गई थी कि इस तरीके की प्रोपेगेंडा कश्मीर के अंदर चल रहा है। अब बात होती क्या है, अभी 1971 में जब युद्ध हो जाता है, जब बांग्लादेश अलग हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, मुक्ति बाहिनी जो सेना हमारी जाती है भारत सरकार के ही द्वारा, और वो अलग हो जाता है, तब कहीं शेख अब्दुल्ला को समझ आता है यार, अगर जो महिला प्रधानमंत्री जिस देश के 2 हिस्से करवा सकती है, तो मैं क्या हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। जिस देश से मैं आस लगाए बैठे था उसी के 2 हिस्से करा दिया, अब तो जो मंसूबे थे उनके पानी फिर गया। अब शेख अब्दुल्ला चाहते हैं जो समय बचा है चुपचाप राजनीति कर लो, फिर इलेक्शन होता है यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां के वजीर आलम यानी कि वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और शासन करते हैं। अब होता क्या, 1984 आते आते इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है, इनको भी मार दिया जाता है, और 1986 आते आते शेख अब्दुल्ला भी चल बसते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी, 1986 में शेख अब्दुल्ला। अब इनके जो बेटे होते हैं राजीव गांधी, देश के प्रधानमंत्री, अब नए चेहरे आते हैं, राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब देखिए राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब इधर राजीव गांधी आ जाते हैं, अब इधर आते हैं कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर की बात करें हम तो फारूक अब्दुल्ला। अब होता है कि फारूक अब्दुल्ला भी पिता की राजनीति पे चलते हैं, ठीक है, 1984 में आ जाते हैं, ये 86 में आ जाते हैं। अब ये भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि राजनीतिक अनुभव इनका ज्यादा नहीं था, लेकिन गांधी परिवार में कोई और राजनीति में न होने के कारण इनको लाना पड़ा, और इन्हें 1984 में देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इधर फारूक अब्दुल्ला 1986 में यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी जा चुके हैं, इधर इंदिरा गांधी भी जा चुकी हैं, इनका शासन चलता है अच्छा, और ये जीतते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद राष्ट्रपति शासन यहाँ लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल। कुछ गतिविधियों की वजह से या पाकिस्तान से इनके एजेंडे को बात को लेकर, और यहाँ पर 1989 तक आराम से धूमधाम से इनकी सरकार चलती है, ठीक है, 5 साल पूरे करते हैं, क्योंकि 84 में खूब अच्छे से जीत कर आए थे लगभग 400 सीटों पर, और धूमधाम से अपनी सरकार चलाते हैं। और यहाँ पर इलेक्शन होता है फिर 1989 में आते आते यहाँ इलेक्शन होता है, ठीक है, और अपने यहाँ भी इलेक्शन होने की बात होती है, लेकिन 1989 में जो गया है गठबंधन की सरकार, बीपी सिंह बना दिए गए, चंद्रशेखर बना दिए गए, ठीक है। फिर कुछ 1989 में जब इलेक्शन की बात होती है, कुछ समय के लिए सरकार बनती है, बीपी सिंह को बना दिया जाता है, चंद्रशेखर को बना दिया जाता है, फिर इलेक्शन होता है
1991 के समय 1991 में। अब 1989 में शुरुआत होती है कश्मीर में कहीं ना कहीं दंगों की। 1989 से शुरुआत होती है कश्मीर में दंगों की, जिसमें वहां के हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों और सिखों का कत्लेआम किया जाता है। उसकी हम जिक्र करेंगे। अब इस पैराग्राफ में जिक्र करना चाहेंगे कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर क्या हुआ, उसके इतिहास को हमने समझा। आगे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत थी। 1989 में सेंट्रल की बात करें, सरकार जो है गठबंधन की थी जनता दल के साथ। जो उस समय प्रधानमंत्री जो होते हैं बीपी सिंह होते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह होते हैं, और विश्वनाथ प्रताप सिंह होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ शेख अब्दुल्ला होते हैं। 1989 में जो है फारूक अब्दुल्ला। 1989 में जो 1989 में जो इलेक्शन होते हैं तो फारूक अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं। लेकिन एक चेहरा और होता है इस घाटी में जो उभरता है और सोचता है कि मैं भी राजनीति की जड़ें मजबूत करूं और फिर पाकिस्तान से जाकर अपनी बात करूं। और इस बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी फंडिंग होने लगी थी। जो घाटी की जो पार्टियां थी, राजनीतिक क्षेत्रीय दल और उभर कर आने लगे थे। उसमें तो एक चेहरा आता है अल मसूद अजहर का। अल मसूद अजहर जो उस समय इलेक्शन लड़ता है, लेकिन होता क्या है, इसे हार का सामना करना पड़ता है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के सामने। जब हार हो जाती है तो उस हार का बदला लेने के लिए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट से मिल जाता है और जो टेररिज्म को अंजाम देने लगता है उस घाटी में। आए दिन धमाके, किसी को मारना, किसी के साथ बदतमीजी करना, गलत करना। खासकर एक हिंदू, ऐसा नहीं कि उस समय केवल हिंदू आबादी को ही प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि उसको जीत ना मिलने की वजह से वो उस आवाम की किसी भी जाति या धर्म मजहब को नहीं देख रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इस तरीके से ये फारूक अब्दुल्ला की हम सरकार को नहीं गिरा सकते। फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं वहां के ऐसे समुदाय पर हाथ रखना था या उस समुदाय को वहां से हटाना था कि जड़ें जो भारत की सरकार है उसकी धकेलें। और उस समय गठबंधन की सरकार काम कर रही थी, क्योंकि सत्तारूढ़ दल कोई ऐसा नहीं था कि पूर्ण बहुमत में हो। होता क्या है, किसी को ये बहुमत नहीं मिलता है। जब जनता दल के बीपी सिंह चलाते हैं, फिर चंद्रशेखर आते हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री भी एक एक साल 6-6 महीने में बदलते जा रहे हैं, तो पड़ोसी मुल्क का भी हौसला बढ़ रहा है कि वहां पर अभी स्टेबिलिटी है नहीं पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में कोई दूसरा राज्य या दूसरा मुल्क फायदा उठाना चाहता है। किसी दूसरे के साथ या दूसरे देश के साथ अपनी मिलिटेंसी को भेजकर, या फिर उनका मंसूबा था कि वहां पर अभी दंगे करने का पूरा मौका है, पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और मेन मकसद था जो मसूद अजहर का था, जो अपनी मिलिटेंसी को चला रहा था पाकिस्तान में बैठे बैठे, पाकिस्तान से जाके मिलकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराना, क्योंकि वो चाहता था इसकी वजह से मैं वहां का मुखिया नहीं बन पाया, लेकिन ऐसे भी मैं रहने नहीं दूंगा। अब 14 सितंबर 1989 की बात है। जो एक नेता वहां के होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, और वहां के एक वकील भी होते हैं जिनका नाम होता है तिलकलाल पटवारी। तिलकलाल पटवारी की हत्या हो जाती है जो 14 सितंबर 1989 को। यहां से शुरू होता है दंगे फसाद की जड़। उसके बाद में थोड़े समय के बाद जो एक जम्मू कश्मीर फ्रंट के नेता होते हैं उसका नाम आता है इसमें, मसूद बटका, जो कि इन्हें कहते हैं, इन्हें मारने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। इन्हें फांसी की सजा सुनाते हैं एक वहां के जज होते हैं जिनका नाम होता है नीलकंठ गंजू। नीलकंठ गंजू इन्हें फांसी की सजा सुनाते हैं। पता लगता है फांसी की सजा सुनाते थोड़े समय बाद इनको भी मार दिया जाता है। फिर एक और केस होता है जिनमें होते ही एक पत्रकार जिसका नाम होता है लासा कौल, उनको भी मार दिया जाता है। तो ये घटना 1989 की है, 1990 और 89 के बीच की है, धुआंधार और सेंट्रल में इनस्टेबिलिटी चल रही है। और इसी बीच फारूक अब्दुल्ला को रेजिग्नेशन करना पड़ा, उन्हें रिजाइन देना पड़ा। उनकी सरकार गिर जाती है, दबाव बनने लगता है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
और फारूक अब्दुल्ला को इस्तीफा देना पड़ता है। ये इस्तीफा अपना देते हैं और इधर 1990 में इस्तीफा देती क्या होता है, जो मिलिटेंसी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो सीधे जिन मस्जिदों से कभी आवाज आती थी इबादत की, सुबह सुबह एक सुबह होती है जो होती है 19 जनवरी 1990 की सुबह होती है, 19 जनवरी 1990, जो कि आवाज आती है कि हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ो, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। इस तरीके के बड़े बड़े दंगे बढ़ाने के लिए भाषण दिए जाने लगे मस्जिदों से होकर, जहां इबादत की आवाज़ आती थी हर सुबह। लोग घबराने लगे, जो खासकर कश्मीरी पंडित थे, हिंदू समाज के थे, सिख समाज के थे, घबराने लगे आखिर क्या होगा। और वहाँ की सरकार है नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी कहते हैं कि उस समय से लेकर अब तक जितना कि अन्य राज्यों की सीमाओं पर भारत सरकार का सुरक्षा के लिए खर्च नहीं होता, जितना कि एक कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन मिलिटेंसी को काबू में करना या वहां के आतंकवाद को रोकना कहीं ना कहीं अब भी पूरी तरीके से अंकुश लगाने में नाकाम सिद्ध होता है। तो उस समय ये कत्लेआम होता है और कई सारे कश्मीरी पंडितों को वहां से घर छोड़ना पड़ता है। उनके घरों के आगे आगजनी की जाती है, घरों को जलाया जाता है उन्हें निकालने के लिए। कहते हैं एक रात के अंदर अंदर हजारों पंडितों का कत्लेआम किया जाता है, हजारों हिंदू तबके के लोगों को कत्लेआम किया जाता है। जहां मुस्लिम आबादी होती है वहां के लोग भी वो प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि उनका बदला था फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराना और वहां पर आतंक मचाना। घाटी में जो एक सुंदर घाटी होती थी उसमें आज आग के गोले बरस रहे थे। वही दिन था कि जो आज आग के गोले बरसने का काम कर रहे थे। वहां की भयावह स्थिति इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग भाग रहे थे, मजबूर हो रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। उनकी सिसकियां कोई सुनने को तैयार नहीं था, भारत सरकार भी नहीं उस समय की, क्योंकि भारत सरकार उस समय अपने इलेक्शन में, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जुटी थी। और उस समय की बात करें, प्रधानमंत्री कौन था तो बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे थे। 1991 में जो था इलेक्शन होना था तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे थे और कश्मीर के धुएं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कश्मीरी पंडितों की सिसकियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आखिर करना क्या है, उसकी आवाज को उठाना क्या है, ऐसा ही चलता रहा सिलसिला। और वहां 1990 यहाँ तक कि 91 से लेकर बात करें 96 तक राष्ट्रपति शासन रहा। क्योंकि इसलिए रहा क्योंकि बाकी गतिविधि सुधरे। राष्ट्रपति शासन लगने का यही प्रयास किया गया कि वहां की गतिविधियां सुधरे, जो आतंकवाद है उस पर रोक लगाई जाए। एक फोर्स का बड़ा हिस्सा वहां, सेना का एक बड़ा हिस्सा वहां लगाया गया और सुरक्षा में भारत सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगा। अब होता क्या है, 1991 में जब इलेक्शन की बात चल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजीव गांधी प्रचार प्रसार कर रहे थे, पता लगता है 1991 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उन्हें भी मार दिया जाता है राजीव गांधी को। जब इस तरीके से बड़े बड़े नेताओं की हत्या होने लगे भारत में, तो जो पड़ोसी देश है उसकी जड़ें, आतंकवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए घाटी में और ज्यादा मनोबल बढ़ता गया और ये धुआं फैलता ही गया घाटी में। शासन चुप्पी साधे बैठा रहा। और इसी बीच कहते हैं कि इस शासन में जो भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी। इस बीच अगर 1991 से 96 की बात करें, इलेक्शन हुए, उसके बाद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने देश के, 96 तक रहे, ठीक है। लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर वापसी नहीं हो पाई, उनकी भरपाई या उनके घर की वापसी करने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि 1996 में जब कश्मीर से 1996 में जब राष्ट्रपति शासन हटा, शेख अब्दुल्ला वहाँ के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद में गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, मुफ्ती सईद आते हैं। और जब 1990-91 की बात करूँ, जब देश में इस तरीके से और खासकर कश्मीर घाटी में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था, औरतों बेटियों के साथ रेप किए जा रहे थे, तो उस समय की बात करें तो देश का अगर कोई गृह मंत्री था तो मुफ्ती सईद थे।
मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, जो पीडीपी पार्टी से आते हैं, जो जम्मू कश्मीर से ही उस समय थे। और वहाँ के फारूक अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और जब सरकार गठबंधन में चल रही थी, इसलिए वहाँ के बड़े नेता भी चुप रहे, दिल्ली में बैठे बैठे। यहाँ की मुफ्ती सैयद भी सिर्फ बातें रहीं कि करेंगे, काम करेंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मुआवजा नहीं मिला और उन्हें घर वापसी नहीं हो सकी, केवल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से या किसी नेता का बड़ा एक्शन लेने की वजह से। अगर चाहते तो आतंकवाद की जड़ें उस समय कमजोर हो सकती थी, लेकिन सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। किसी को ये नहीं लगा कि आखिर जो सिसकियां आज कश्मीर घाटी में सिसक रही हैं, उनके आंसू पोंछने का कोई काम करे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं कि 1996 के बाद क्या हुआ। इसी तरीके से चलता रहा सिलसिला, इनका कोई मतलब नहीं, कोई बस प्रोपेगेंडा चलता रहा, डिबेट होती रही, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। इस बीच भाजपा सरकार आती है। भाजपा सरकार में जो अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, अटल जी के बाद 13 दिन की सरकार आती है, लोग गिरा देते हैं। वो कुछ करना चाहते हैं जमहूरियत, कश्मीरियत पर, इंसानियत पर, लेकिन लोग 13 दिन में इनकी सरकार गिरा देते हैं भाई। फिर होता है एचडी देवगौड़ा को बना देते हैं प्रधानमंत्री, देवगौड़ा करते हैं 1 साल, फिर इलेक्शन होता है, फिर भाजपा आती है, फिर ये 13 महीने के लिए बनाए जाते हैं अटल जी, फिर सरकार गिर जाती है गठबंधन के साथ। लेकिन फिर होता है 1999 में चुनाव, कहते हैं, लेकिन कश्मीर में भी हालात सुधरे नहीं है। वहां पर मिलिटेंसी पूरा काम कर रही है, टेररिज्म, आतंकवाद पनप रहा। इधर बात करें, अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट बदलती जा रही, इधर बात करें जम्मू कश्मीर में भी राजनीति के मोड़ में बदलाव आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी सीएम बन जाते हैं, मुफ्ती सईद बन जाते हैं, फिर अमर अब्दुल्ला बन जाते हैं। उनके बाद में फिर उनकी बेटी आती है। अमर अब्दुल्ला की पार्टी के बाद जब फिर से आता है गठबंधन के साथ बीजेपी का, तो उनकी बेटी आती है निकलकर, जिनका नाम होता है महबूबा मुफ्ती। इस बार इनके साथ गठबंधन जो होता है, पहले तो इनके पिता रहते हैं मोहम्मद सैयद मुफ्ती, लेकिन बाद में इनकी पुत्री बन जाती हैं। उनके जाने के बाद, गुजरने के बाद, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, इन्हें सीएम बनाया जाता है। गठबंधन होता है इस समय बीजेपी का इनके साथ। तो कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को लगता है कि भाजपा गवर्नमेंट कुछ करेगी हमारे लिए, लेकिन यह बात नहीं बन पाती जब तक कि सरकार रहती, कुछ अड़चन पैदा करती है, जो कि 2014 में आई गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट सेंट्रल में, 2014 में आई गवर्नमेंट सेंट्रल में कुछ न्याय करना चाहते हैं इनके साथ। सन 2018 में यहाँ कहानी कुछ और ही करने लगे, और 5 अगस्त 2019 आते पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में रेजुलेशन आते हैं दो, जिनमें होता है सबसे पहले इस रेजुलेशन में 370 और 35 एक को हटा दिया गया है। 370 और 35 से जो सबसे बड़ा रोड़ा अटकाए हुए थी भारत सरकार के लिए, इन्हें हटाया। फिर उसने हटाने के बाद ही काम हुआ कि जम्मू कश्मीर को अब पूर्ण राज्य का दर्जा न होकर 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है, जिसका नाम एक जम्मू कश्मीर रखा गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और एक का नाम लद्दाख रखा गया। और ये पास हो जाते हैं, और 1 घंटे के बाद राज्यसभा में पास हो जाते हैं, लोकसभा के बाद, और राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। और ये कश्मीर जो है 2 राज्यों में बढ़ जाता है। जब बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, 370 और 35 से सब हट जाते हैं, और 2 राज्यों में बंटने के बाद एक लद्दाख बन जाता है और एक जम्मू कश्मीर। अब जब केंद्र शासित होने के बाद केंद्र का ही वहाँ पर एक तरीके से सरकार का चलाना होता है, और अपने बीच बीच एलटी गवर्नर को भेजते रहते हैं दोनों राज्यों में। एक राज्य को, जम्मू कश्मीर को ऐसा बना दिया जैसे कि दिल्ली जैसा, यहाँ विधानसभा भी होगी, और अगर लद्दाख की बात करें उसको जैसे कि चंडीगढ़ जैसा, जहाँ पर विधानसभा नहीं होगी।
तो अब कश्मीरी पंडितों का सवाल है उनके घर वापसी को लेकर, वहाँ रहने को लेकर, तो भारत सरकार चाहेगी बेशक वह भी काम होगा और बहुत जल्द होगा।